नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सोनम है। यूपी पीसीएस आरओ 2021 का जो अभी रिजल्ट आया है उस पे मैं एआरओ के पद पे चयनित हुई हूँ। आज हम चर्चा करते हैं 3 बिंदुओं पे। पहला बिंदु है कि इसका पैटर्न क्या होता है, दूसरा बिंदु है कि इसका सिलेबस क्या होता है, और तीसरा जो अहम बिंदु है जिसके लिए मैंने आज क्लास ली है वो है कि मैं मेरी खुद की रणनीति इस एग्जाम के लिए क्या रही है। आइए हम इसके सिलेबस पे चर्चा करते हैं। सिलेबस यानी पैटर्न। पैटर्न का मतलब है प्रीलिम्स में इसके कितने पेपर होते हैं। प्रीलिम्स में इसके 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जीएस का। जीएस में 140 क्वेश्चन आते हैं। 140 क्वेश्चन 140 नंबर के, ठीक है। दूसरा पेपर होता है हिंदी का। हिंदी 60 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, यानी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रीलिम्स का। क्या होता है प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर में निगेटिव मार्किंग होती है और ये ऑब्जेक्टिव होता है। तो इसलिए मुझे ध्यान रखना है कि उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है जितना मुझे एग्जैक्ट पता है या थोड़ा 50-50 पता है। तो इसलिए कि अटेम्प्ट के लिए हमें बहुत ध्यान से सावधानी पूर्वक इस चीज को लेना है। आगे चर्चा करते हैं हम मेंस का। मेंस में क्या होता है कि मेंस में 4 पेपर होते हैं। 4 पेपर होते हैं तो 4 पेपरों में क्या क्या होता है। पहला होता है जीएस का पेपर। जीएस का पेपर होता है, उसमें 120 क्वेश्चन आते हैं और 120 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और दूसरा पेपर होता है हिंदी का। हिंदी में क्या होता है 30 क्वेश्चन आते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। प्री और मेंस जो हिंदी है उसमें यही अंतर है कि वहां 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स और यहाँ 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स। आगे देखते हैं तीसरा पेपर किसका होता है। सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, जो कि 100 नंबर का आता है। 100 नंबर का आता है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें एक गद्यांश आता है। गद्यांश में कई पार्ट में बटा होता है। पहले उसका शीर्षक बताना होता है, दूसरे नंबर पे उसकी व्याख्या देनी होती है और तीसरे नंबर पे जो होता है ना उसमें जो आलेख जो तीसरे नंबर पे होता है रेखांकित अंश होते हैं उनकी व्याख्या करते हैं। तो ये होता है हमारा। उसके बाद आते हैं टेबुलर फॉर्म आती है। उसके बाद हमें लेटर आते हैं। लेटर कई तरीके के होते हैं, जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी, परिपत्र, अनुस्मारक, विज्ञप्ति, कार्यालय ज्ञाप, कार्यालय आदेश इत्यादि। तो ये हमारा पेपर होता है वो किस में आता है, सामान्य हिंदी एवं आलेखन का। और जो कि चौथा पेपर होता है वो चौथा पेपर होता है हमारा निबंध का। निबंध कितने नंबर का आता है, 120 नंबर का हमारे पेपर में आरओ में निबंध आता है। निबंध में 3 निबंध हमें लिखने होते हैं और प्रत्येक निबंध हमारा 40-40 अंक का होता है। तो इसलिए हमें 3 निबंध लिखने हैं, 40 अंक का प्रत्येक निबंध होता है। और इसमें जो इसकी निबंध की शब्द सीमा है वो 600 शब्द लिखने हैं। प्रत्येक निबंध में कम से कम हमें 600 शब्द लिखने ही लिखने हैं। तो ये हो गया हमारा निबंध का पेपर। तो ये हमारा सिलेबस था प्री और मेंस का। प्री में 2 पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। मेंस में 4 पेपर होते हैं। तो उसमें 2 पेपर होते हैं जीएस और हिंदी। ये तो होते हैं ऑब्जेक्टिव, ये होते हैं ऑब्जेक्टिव। और जो 2 पेपर होते हैं सामान्य हिंदी एवं आलेखन और निबंध और लेखन का, ये होते हैं मेरे लिखित। कैसे होते हैं, लिखित। तो ये हुआ प्री और मेंस का सिलेबस। प्री और मेंस का पैटर्न। आइए अब हम इसके सिलेबस पे चर्चा करते हैं, जो हमारा सेकंड बिंदु था। अब इसका सिलेबस क्या होता है। इसके सिलेबस में जीएस में भारतीय इतिहास, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, भूगोल, करंट अफेयर्स, पर्यावरण, उत्तर प्रदेश स्पेशल, जनसंख्या नगरीकरण इत्यादि सब्जेक्ट आते हैं। तो इन सारे सब्जेक्टों को हम घटना चक्र, जैसे मैंने इतिहास के लिए घटना चक्र पढ़ा, बाकी ज्यादातर लोग पढ़ते ही हैं, लास्ट ईयर का क्वेश्चन होता है। और आरओ के लिए नहीं, यूपी पीसीएस के लिए भी ये लाभदायी होती है। तो इसलिए बाकी मैंने एनवायरनमेंट के लिए परीक्षावाड़ी पढ़ी और भूगोल के लिए मैंने एनसीईआरटी पढ़ी और मैपिंग पे विशेष ध्यान दिया। बाकी उत्तर प्रदेश स्पेशल, जो उत्तर प्रदेश स्पेशल है, आरओ में इसका काफी रोल रहता है और हालांकि पीसीएस में भी इसका काफी रोल रहता है। तो और होना भी चाहिए क्योंकि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, तो उत्तर प्रदेश की चीजें हमें आनी भी चाहिए, जो कि क्यों हमें उत्तर प्रदेश में ही काम करना है तो बाकी चीजें मुझे पता होनी चाहिए। तो ये उत्तर प्रदेश स्पेशल का काफी इसमें रोल रहता है।
अब आते हैं जनसंख्या नगरीकरण। इसका भी जो आरओ एआरओ का पेपर है, इसमें इसके काफी क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए हम जनसंख्या नगरीकरण को भी बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। उसके बाद है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स का रोल आरओ एआरओ में नहीं, बाकी यूपीपीसीएस में, बीईओ में, या और भी एग्जाम है जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें भी होता है। तो मैंने करंट अफेयर्स जो मैगजीन मार्केट में आती हैं उनको भी पढ़ा, एक दो मैंने ऑनलाइन साइट प्लेटफॉर्म भी यूज किया करंट अफेयर्स के लिए, तो आप लोग भी कर सकते हैं। बाकी अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था के लिए मैंने घटना चक्र पढ़ा। घटना चक्र के साथ साथ मैंने जो करंट, क्योंकि अर्थव्यवस्था में आरओ एआरओ में ज़्यादातर फैक्ट बेसिस क्वेश्चन होते हैं, तो उसके लिए मैंने करंट की ज़्यादातर वो पढ़ा, तो मेरा उससे अर्थव्यवस्था ठीक हो गया। और घटना चक्र भी मैंने इसके लिए पढ़ी है, आप लोग भी कर सकते हैं। अब हम अहम बिंदु पे चर्चा करते हैं, जो कि हमारा तीसरा बिंदु है कि मेरी खुद की रणनीति इसके लिए क्या रही। आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि भारतीय इतिहास, पर्यावरण, जनसंख्या नगरीकरण, भूगोल, ये सारे सब्जेक्ट मैंने जो आपको बताए हैं वो तो मैंने पढ़े ही पढ़े हैं, और आप लोग भी तैयारी करते हैं, आप लोग भी पढ़ते हैं, सारे लोग पढ़ते ही हैं इन सारे सब्जेक्ट को। आप जैसे मैंने राज्य व्यवस्था है वो एम लक्ष्मीकांत से पढ़ी, तो आप लोग भी उसी से पढ़ते हैं। तो खास जो मैंने एक चीज की थी जो आप लोग को भी करनी चाहिए, पढ़ते तो हम लोग बहुत हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी पढ़ाई में कमी होती है, प्रॉब्लम बस आती है हम प्रैक्टिस नहीं करते। तो उस प्रैक्टिस के लिए हमें स्पेशली ध्यान देना होगा, क्योंकि प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है क्योंकि इस एग्जाम में या बाकी यूपीपीसीएस है, बाकी एग्जाम में उसमें 1/3 निगेटिव या और अदर एग्जाम में 1/4 निगेटिव होती है। तो उस निगेटिव मार्किंग से बचने के लिए हमें प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, जो कि हमें निगेटिव मार्किंग में कैसे अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, उस चीज से बचा सकती है। तो इसलिए मैंने ये सारी चीजें पढ़ी, उसके साथ मैंने प्रैक्टिस भी की। और वो प्रैक्टिस सत्येंद्र सर की निगरानी में मैंने एक प्रोग्राम था उनका डीपीपी, उसके वो ऑफलाइन था उस समय, प्रेजेंट टाइम में शायद ऑनलाइन अवेलेबल है, मुझे ज़्यादातर जानकारी नहीं है इस बारे में, वैसे मुझे पता चला है कि वो ऑनलाइन है। पहले जब मैंने किया था तो वो ऑफलाइन था। तो सत्येंद्र सर से मैं जो कल का जो सब्जेक्ट होता था या कल क्या पढ़ना है, तो वो मुझे टॉपिक दे दिए जाते थे, उसके बाद मैं उसको पढ़ती थी। पढ़ते तो सभी हैं, मैंने भी पढ़ा, आप भी पढ़ते होंगे, तो पढ़ते तो सभी हैं। उसके साथ जो मुझे वो टॉपिक दिए जाते थे, मैं उसको पढ़ने के बाद भी मैं वहां जब क्वेश्चन करती थी तो बहुत सारी ऐसी गलतियां करती थी कि जो हर बच्चा करता है, और वो हमें सिलेक्शन से बहुत दूर ले जाती है। तो क्वेश्चन मैंने जब मैं सिलेबस पढ़ के जाती थी तब भी मुझसे अटेम्प्ट नहीं होता था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा निगेटिव कर जाती थी, निगेटिव करने के साथ मैं बाहर हो जाती थी। तो वो मैंने जो वो उनका प्रोग्राम था डीपीपी, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, तो उसमें वो 100 डेज का प्रोग्राम था, जिसमें उन्होंने सारे सब्जेक्ट को 100 दिनों में पूरा कराया था। तो 100 दिनों में पूरा कराने में उसमें पर डे वो मुझे 4 टॉपिक देते थे कि आपको इन 4 टॉपिक को पढ़ के आना है। पढ़ने के बाद उस जो टॉपिक थे उसमें से 75 क्वेश्चन आते थे, उस 75 क्वेश्चन को मैं अटेम्प्ट करती थी, और उसके बाद काफ़ी सारी मैं गलतियां करती थी। उसके बाद नेक्स्ट डे उस जो 75 क्वेश्चन आए हैं उस पर डिस्कशन होता था, सर क्लास लेते थे, और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो मुझे नहीं पता थी, और जो मैंने अपने जो मेरे पास जो मटेरियल था उसमें नहीं पढ़ी होती थी। तो मैंने उस दौरान एक खास चीज़ की, जो आप लोग को ठीक लगे तो आप लोग भी कर सकते हैं, कि वो जो टेस्ट पेपर होता था उसमें जो सर नई चीज़ें बताते थे, तो मैं उस क्वेश्चन के सामने ही उस चीज़ को नोट कर लेती थी। तो वो क्वेश्चन पेपर ना मेरा एक नोट्स का काम किया, और उससे मेरी आगे तैयारी बहुत आसानी। और उसके लिए क्या होता है कि वो जो जैसे पॉलिटी का सब्जेक्ट मैंने कंप्लीट किया, और पॉलिटी के मैंने प्रैक्टिस पेपर लगा लिए, उसके बाद सर ने क्लास ले ली, क्लास लेने के दौरान जो नई नई चीज़ें मिली वो मैंने उस क्वेश्चन के सामने लिख ली, लिखने के बाद वो मेरा नोट्स बन गया। तो मैं पॉलिटी कहीं जब मेरा पेपर होता है तो मैं उस पॉलिटी को आराम से उस टेस्ट पेपर के माध्यम से और वो नई चीज़ों के माध्यम से उसको मैं रिवाइज कर सकती हूँ। तो ये मैंने ऑफलाइन किया था डीपीपी, आप भी चाहें तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और आपको भी, मुझे इससे फ़ायदा हुआ है, आपको भी इससे फ़ायदा होगा। तो पढ़ने के दौरान एक सबसे ज़रूरी जो पहलू है जिससे हम लोग नकार देते हैं वो है हमारा प्रैक्टिस। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, कितना भी पढ़ते रहें,
हम उस चीज़ पे श्योर हो ही नहीं पाते, ये लगता है ये या ये। यूपीपीसीएस है या कोई भी अदर एग्जाम है, ऑप्शन इतने सटीक होते हैं कि उस ऑप्शन पे हमें कंफ्यूजन रहता है, और ये कंफ्यूजन सिर्फ एक ही चीज से दूर होता है, वो है हमारा प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस के लिए हम ये प्रोग्राम 100 दिन का है जो मैंने ऑफलाइन किया था, प्रेजेंट टाइम में ऑनलाइन है। आप इसमें क्या होता है कि 75 क्वेश्चन होते हैं, और इससे सारा अगर हम 100 दिन में ये करेंगे, उसके साथ साथ 7500 यानी 7,500 क्वेश्चन, समझ रहे हैं ना आप? 7,500 क्वेश्चन बहुत होते हैं, जो कि सिर्फ आरओ के लिए जरूरी नहीं है, बाकी और एग्जामों के लिए जरूरी है। हम जहां तक जब तैयारी करते हैं तो तैयारी के दौरान हम एक ही गलती करते हैं, वो है हमारी प्रैक्टिस। इसलिए हमें प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और वो भी हमें जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं उसी की प्रैक्टिस करनी है। क्या होता है, हम पढ़ते हैं पॉलिटी और प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं हिस्ट्री का, ये नहीं करना है। हमें पॉलिटी पढ़नी है, और जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक का हमें टेस्ट देना है। क्योंकि मुझे पता तो चले कि मैंने जो पढ़ा है उसमें मैंने गलतियां कहाँ की हैं। उस गलती को हमारा जो सुधारा जा सकता है वो है सिर्फ एक टेस्ट के माध्यम से। तो आप लोग भी इस प्रोग्राम को चाहे तो कर सकते हैं, मैंने इसको किया था, यही मेरी एक स्पेशल रणनीति थी, और बाकी तो सब जो करते हैं वही मैंने किया। आप लोग भी करेंगे इस तरीके से, 100 डेज का है, चाहे तो लो ले लीजिए, ठीक है, और बाकी आपकी मर्जी। बाकी बस यही मैंने रणनीतियाँ अपनी तैयारी के दौरान अपनाई, और आज मैं इसीलिए एआरओ के पद पे चयनित हुई हूँ। और बाकी आप लोग अच्छे रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।